अभिषेक कुमार, राहुल, रश्मि, कैचेर, पूनम, राजकुमार, रंजना, राशिद कुमार, ओके, सुरेश, स्नेहा, आर्या। चलो भाई नीरू, ओके नीरू, चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर। बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर जिससे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है मानव पोषण, ह्यूमन न्यूट्रिशन। बच्चों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन की जब 3 वीडियोस अपलोड करवाई थी, उन 3 वीडियोस के अंदर आपको मैंने कहा था जितने भी लिविंग्स होते हैं, जितने भी सजीव प्राणी होते हैं, उनके अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उनके अंदर एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब बच्चों, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जितने भी लिविंग्स होते हैं उनके बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। जितने भी सारे सजीव होते हैं उनके शरीर की वृद्धि और विकास होता है। और बॉडी की ग्रोथ करवाने के लिए, शरीर का वृद्धि और विकास करवाने के लिए उन्हें क्या खाना पड़ता है? बाहर से खाना खाना पड़ता है या अपना खाना खुद बनाना पड़ता है। अब जिस प्रोसेस के थ्रू ये अपना खाना खाते हैं बाहर से या अपने अंदर बनाते हैं, उसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है, उसे पोषण कहा जाता है, उसे न्यूट्रिशन कहा जाता है, उसे पोषण कहा जाता है। तो जितने भी इस धरती के ऊपर लिविंग्स हैं, सजीव हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर, हम लोग, प्लांट्स, पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? लिविंग्स होते हैं, सजीव होते हैं, तो वो भी न्यूट्रिशन की प्रोसेस करते हैं। अब बच्चों, होता क्या है जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन के 2 मोड होते हैं। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, बस मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड समझा रही हूं। 2 तरीके से लिविंग्स न्यूट्रिशन का मोड यहां पर दर्शाते हैं। एक ऐसा मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? स्वयपोषी, जो अपना भोजन खुद से बना ले। ऑटो का मतलब क्या होता है? अपने आप, स्वयं। ऐसे सजीव, ऐसे लिविंग्स जो अपना खाना खुद बना ले अपने बॉडी के अंदर, उस न्यूट्रिशन के मोड को ऑटोट्रॉफिक मोड कहा जाता है। जैसे हमारे चारों तरफ के ग्रीन प्लांट्स, जैसे सारे के सारे हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं, और उनके न्यूट्रिशन के मोड को ऑटोट्रॉफिक मोड कहा जाता है, स्वयंपोषी कहा जाता है। दूसरा, जो अपने बॉडी के अंदर खाना ना बना पाए, जो बाजार से सब्जियां, फल, फ्रूट, अनाज, दालें खरीद के लाएं और रसोई के अंदर पकाएं, पका के खाएं, यानी कि जिनके बॉडी के अंदर खाना नहीं बन सकता, वो बाहर से खाते हैं, इनटेक करते हैं, उस न्यूट्रिशन के मोड को हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। हिंदी में कहते हैं परपोषी। पर का मतलब होता है बेटा दूसरा, और पोषी का मतलब पोषण। ऐसे जीव जंतु जो अपने लालन पोषण के लिए, जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे लिविंग पे डिपेंडेंट हो, उसके न्यूट्रिशन के मोड को हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं, परपोषी कहते हैं। जैसे आप बताओ, हम लोग ऑटोट्रॉफिक होते हैं या हेटेरोट्रॉफिक होते हैं? हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग मानव है, मानव प्रजाति है। हम लोग खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? फल, सब्जियां, अनाज किससे मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। तो पेड़ पौधों पे हम डिपेंडेंट हैं। फिर हमारे घरों में गाय भैंस पालते हैं, गाय भैंस से हमें दूध मिलता है, दूध से हम पनीर, छाछ, मक्खन बहुत कुछ बनाते हैं। तो हम बच्चों हमारे न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट हैं और किसी दूसरे जानवर पे डिपेंडेंट हैं, तो हमारे न्यूट्रिशन के मोड को हेटेरोट्रॉफिक मोड कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक मोड किसका होता है? प्लांट्स का। पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। अब बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? देखो, चैप्टर का नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव का पोषण। एक मानव अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या क्या पोषक तत्व खाता है, कैसे खाता है, कितनी एनर्जी मिलती है, ज्यादा खा लेता तो क्या हो जाता है, नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सारा पढ़ना क्या कहलाता है? ह्यूमन न्यूट्रिशन कहलाता है। तो हम यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक मोड की बात नहीं करेंगे, हम प्लांट्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट्स की बात हम प्लांट्स के चैप्टर में करेंगे, बॉटनी में पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन, यानी कि जो मनुष्य होता है, जो मानव होते हैं, वो अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कौन कौन से पोषक तत्व खाता है, कैसे खाता है, किससे एनर्जी मिलती है, किसका क्या काम होता है, ये पढ़ना ह्यूमन न्यूट्रिशन कहलाता है। सोनू, बिल्कुल लाइव क्लास है बेटा, आगे बात समझना। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? अच्छा, मैं आपसे सिंपल सी लैंग्वेज पूछती हूं, एक क्वेश्चन पूछती हूं सिंपल लैंग्वेज में। मैं आपसे पूछूं, आप खाना क्यों खाते हो? खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं खाना क्यों खाते हो, खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? आप सब लोग मुझे एक ही बात बोलोगे, मैम अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में ऊर्जा नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी, और बिना एनर्जी के हमारी सेल्स, हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स काम ही नहीं करेंगे। तो धीरे 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 हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ऊर्जा की कमी होती जाएगी, और धीरे धीरे हमारे सारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। इसलिए हम खाना खाते हैं, है ना? अब मैं आपसे पूछूं, खाने में क्या खाते हो? आप कहोगे मैम रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, और सब्जियां खा लेते हैं, फल फ्रूट खा लेते हैं। बस यही पढ़ना है। क्या खाते हो, कितना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना फैट लेना चाहिए, ये वही चैप्टर है, ये वही चैप्टर है बच्चों। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ह्यूमन न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जो भी आप खाना रसोई में पका के मुंह में रख के खाते हो, इनटेक करते हो, तो जो खाते हो उसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो आप खाने में चीजें खा रहे हो, मुझे नहीं मतलब आप वेज हो नॉन वेज हो, जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप खाते हो रसोई में पका के मुंह में रखते हो, उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं बेटा, उसको पोषक तत्व कहते हैं बेटा। बस उन्हीं पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को ह्यूमन न्यूट्रिशन कहते हैं। तो परिभाषा लिखो, इनटेक ऑफ nutrients, intake of nutrients for the growth and development of human body is known as human nutrition। हमने जो भी खाना खाया है, उस खाने ने हमारी बॉडी में जाकर हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाई, वृद्धि और विकास करवाया। तो जिस प्रोसेस के थ्रू खाया हमने, क्या खाया, कितना खाया, उसी को ह्यूमन न्यूट्रिशन कहते हैं। तो लिखो, मनुष्य के शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, मनुष्य के शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ होगी, और विकास के लिए ग्रहण किए गए तत्वों को, विकास के लिए ग्रहण किए गए तत्वों की प्रक्रिया को, किए गए तत्वों की प्रक्रिया को मानव पोषण कहा जाता है। मनुष्य के शरीर का लालन पोषण करने के लिए जो भी आप तत्व बाहर से खाते हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ह्यूमन न्यूट्रिशन कहा जाता है, मानव पोषण कहा जाता है। बस ठीक है,
इतने सारे डाउट क्यों आ रहे हैं आप लोगों के? अंकुल वर्मा, बिट्टू, बेटा हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बस समझ में। अब बच्चों हम क्या खाते हैं खाने में? हम जो खाने में चीजें खाते हैं ना, उसे बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स और हिंदी में कहा जाता है पोषक तत्व। अरे ऐसे तत्व जिनसे हमारे शरीर का लालन पोषण होता है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होती है, उन्हीं तत्वों को आप जो भी खाने में चीजें खाते हो ना, उसे बायोलॉजी की लैंग्वेज में न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ध्यान से समझ लो बेटा, ध्यान से समझ लो, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं बच्चों। अब बस यहां से आपका चैप्टर शुरू हो जाता है। बात पहला क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछता है, हम खाने में कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स खाते हैं? तो आपको लिखना है बेटा, हम खाने में 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स खाते हैं। नंबर 1 पे आते हैं, उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहले पढ़ लो, लास्ट में क्लास में आपके डाउट ले लूंगी मैं, किसी का भी कोई बात होगी वो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बच्चों, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ज्यादा। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हम एक दिन में ज्यादा मात्रा में खाते हैं। अब ज्यादा का मतलब 1 किलो 2 किलो नहीं, जो हम ग्राम्स में खाते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम हमेशा किस में खाते हैं? ग्राम्स में खाते हैं बेटा, ग्राम्स में। एक दिन में ग्राम्स में लेने होते हैं, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम। दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब होता है जो हम ट्रेस अमाउंट में खाते हैं, और ट्रेस का मतलब होता है कम मात्रा में खाते हैं। जो एक दिन में हम कम मात्रा में खाते हैं या ट्रेस अमाउंट में खाते हैं, मिलीग्राम में खाते हैं सिर्फ। जो हम मिलीग्राम में खाते हैं एक दिन में, उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जो ग्राम में खाते हैं उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बस तो एग्जामिनर पूछता है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है और विटामिन भी यहीं आ जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। अब सुनिए जरा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप क्या क्या खाते हो? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में नंबर 1 पे जो आप खाते हो वो खाते हो कार्बोहाइड्रेट्स। क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हिंदी में शर्करा कहा जाता है। और आप जानते हैं इसका कॉमन नेम क्या होता है? शुगर, शुगर, चीनी। जो भी चीज आपको खाने में मीठा लग रहा है, हल्का सा मीठापन का एहसास दे रहा है, उसको आप कार्बोहाइड्रेट कह लोगे, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे? कार्बोहाइड्रेट्स को कॉमन भाषा में हम शुगर्स कहते हैं, हिंदी में शर्करा ही कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम एक दिन में 250 से 300 ग्राम खाते हैं। आपके बॉडी को 250 से 300 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इससे कम खा रहे हो तो गड़बड़ है शरीर के अंदर। तो जो ग्राम में खाते हैं वो क्या होता है? वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। दूसरा सुनो, दूसरा आप मैक्रो न्यूट्रिएंट खाते हो उसको बोलते हैं प्रोटीन्स। हाँ जी मैम, हमने सुना है दूध में प्रोटीन होता है, दाल में प्रोटीन होता है, मशरूम में प्रोटीन होता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन भी एक दिन में ग्राम में जरूरत होती है बेटा प्रोटीन की। तो प्रोटीन भी क्या हो गया? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तीसरा सुनो, तीसरा हम खाते हैं लिपिड्स। मैम लिपिड्स नाम कभी हमने सुना नहीं है बेटा। फैट तो सुना होगा ना? अरे सुना होगा, फैट ज्यादा हमारे शरीर के अंदर हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक आ जाता है। मैं सारी बातें पढ़ाऊंगी, कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप का होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको एक चीज, है ना? तो लिपिड्स का ये दूसरा नाम, कॉमन नाम फैट होता है। थोड़े से पढ़े लिखे लोग लिपिड्स कह देते हैं, और जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो फैट कह देते हैं, है ना? आप सुनिए जरा, चावल में क्या होता है, रुक जाओ बेटा, सब बताएंगे आपको। सुनिए जरा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हम ग्राम्स में खाते हैं पर डे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन, जैसे लिपिड, या जिसको हम फैट कहते हैं। अब जो हम एक दिन में मिलीग्राम में खाते हैं वो क्या क्या खाते हैं? वो खाते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल में आते हैं पहले मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज तत्व। क्या होते हैं मिनरल्स? आप जानते हैं दूध में कैल्शियम होता है, केले में पोटेशियम मैग्नीशियम होता है, सुना होगा आपने, है ना? नमक में सोडियम होता है, क्लोरीन होता है। तो जैसे कैल्शियम हो गया, जैसे मैग्नीशियम हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, ये सब क्या होते हैं बेटा? ये सब मिनरल्स होते हैं। ये भी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। कैल्शियम नहीं खाओगे हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत कमजोर हो जाएंगे, हड्डियों में बीमारियां हो जाएंगी। मैग्नीशियम नहीं खाओगे, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, है ना? तो मैम ये भी खाना जरूरी है। और दूसरा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाते हो वो खाते हो आप विटामिन्स। हाँ जी मैम, हमने बहुत बार सुना है हम विटामिन्स खाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पढ़ेंगे विटामिन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा विटामिन क्या काम करता है। सुना है ना, विटामिन ए, डी, ई, के, बी और सी, ये सारे पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, मिनरल्स और विटामिन्स हम एक दिन में मिलीग्राम में खाते हैं, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स एक दिन में ग्राम्स में खाते हैं, तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये ज्यादा मात्रा वाले होते हैं। अब अगली बात सुनो, ये चैप्टर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कॉमन चैप्टर होता है, पता है? बायोलॉजी में इसका नाम ह्यूमन न्यूट्रिशन है, केमिस्ट्री में इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं, या केमिस्ट्री में 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स के नाम से ये चैप्टर है, जैव अणु है ना? आ गया बात समझ में मेरी? अरे कौन है ये? बीओडी शुभम बेटा, अगर बीओडी चाहिए तो बीओडी बैच ज्वाइन करो, ठीक है? क्लास का माहौल मत खराब करो। लाइव बैच का मतलब लाइव ही होता है बेटा, है ना? शुभम राणा कह रहे हैं देखता नहीं है कि आपको मैडम बीओडी डाल दो, काय को डाल दूं? बोला था कि मैंने बीओडी डालूंगी, बैच शुरू हुआ था तब। लाइव बैच में लाइव ही होगा, ठीक है? आपको जल्दी पढ़ना है, बीओडी परचेस करो, यहाँ पे क्लास का टाइम नहीं खराब करो, और थोड़ा तमीज से बात करो टीचर से, ठीक है? आ जाइए बच्चों, सुनो एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। क्या बनते हैं? हम खाने में 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स खाते हैं, एक खाते हैं ऑर्गेनिक, एक खाते हैं इनऑर्गेनिक, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। सुनिए जरा, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो बड़ा ध्यान से सुनो, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं, इन तीनों को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये तीनों कैसे होते हैं? ये तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। अरे इस नाम से क्लियर है, ऐसे यौगिक जिनके अंदर क्या हो, जिनके अंदर कार्बन हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, है ना? आगे बस समझ में। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, प्रोटीन में कार्बन होता है, लिपिड में कार्बन होता है, और सुनो इसी के साथ विटामिन्स में भी कार्बन होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अगर एग्जांपल पूछे तो आप क्या क्या करके आओगे? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है? और दूसरा क्या बताओगे? प्रोटीन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तीसरा लिपिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और चौथा एग्जांपल बताना कि जो हम विटामिन्स खाते हैं ये भी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। हाँ, विटामिन्स में भी कार्बन होता है, ठीक है? जबकि जो आप मिनरल्स खाते हो ना, मिनरल्स ये क्या होते हैं? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक, जिनमें कार्बन नहीं होता। अरे आप मुझे ये बताओ, कैल्शियम है तो कैल्शियम का बना हुआ है ना, कार्बन कहां से आ जाएगा? मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम है ना,
कार्बन कहां से आ जाएगा? पोटेशियम है तो पोटेशियम है तो पोटेशियम है ना, कार्बन कहां से आ जाएगा? तो मेरे कहने का मतलब है केमिस्ट्री में इस चैप्टर को हम नाम देते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जैविक अणु। और हम कहते हैं जैविक अणु दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एग्जांपल में चार आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और विटामिन्स। इन चारों में कार्बन होता है, जबकि याद रखना मिनरल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें कार्बन नहीं होता है, उनमें कार्बन नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब हमें क्या क्या करना है? हमें कार्बोहाइड्रेट्स पढ़नी है, हमें प्रोटीन पढ़नी है, हमें लिपिड्स पढ़नी है, हमें इस चैप्टर में मिनरल्स पढ़ने हैं, हमें इस चैप्टर में विटामिन्स पढ़ने हैं। और जब ये सारा पढ़ लेंगे तब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बच्चों। अब अगली बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना अगला सेंटेंस। बच्चों ये जो तीन होते हैं ना, कौन कौन से तीन? मैं सारे क्वेश्चन साथ साथ में आपसे डिस्कस करते जा रही हूं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सुनिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये तीनों होते हैं एनर्जी कंपाउंड्स। ये तीनों कैसे कंपाउंड्स हैं? ये तीनों एनर्जी कंपाउंड्स हैं। हिंदी में बोलेंगे ये ऊर्जा देने वाले यौगिक होते हैं। बच्चों ये कंपाउंड्स जब आप खाते हो तो हमारी बॉडी में क्या निकलती है? इनसे एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देगा, प्रोटीन हमें एनर्जी देगा, लिपिड्स हमें एनर्जी देंगे। जबकि बच्चों विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, विटामिन हमें एनर्जी नहीं देते हैं, विटामिन से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। फिर हम विटामिन क्यों खाते हैं? विटामिन एनर्जी नहीं देगा, लेकिन विटामिन का अपना अलग काम है। जैसे विटामिन ए आंखों को अच्छा लगता है, अगर विटामिन ए नहीं खाया तो आंख खराब हो जाएगी, आंखों का विजन खराब हो जाएगा। विटामिन डी हड्डियों को मजबूती देता है, और अगर विटामिन डी नहीं खाओगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दुबली हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी। अब सुनो, विटामिन हम बीमारियों से बचने के लिए खाते हैं, लेकिन विटामिन से एनर्जी नहीं मिलता है। ऐसे ही मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, ये सब खाते हो ना, इनसे एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या पानी से हमें एनर्जी मिलती है? एग्जामिनर ने पूछा हुआ क्वेश्चन। हाँ जी, याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, सिर्फ ये तीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये तीन अणु हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। विटामिन से आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर कोई एनर्जी नहीं देगा। और इसी के साथ बता दूं, आप जो पानी पीते हैं उसमें भी कोई एनर्जी नहीं होती है। एनटीपीसी का एक पेपर होता है जो रेलवे करवाता है, उसने पूछा था एक ग्लास पानी में कितनी कैलोरीज एनर्जी होती है? जीरो, जीरो। अगर हमें पानी से एनर्जी मिलती तो हम कभी खाना नहीं खाते, हम सिर्फ पानी पी के जिंदा रह लेते हैं। अब मैम एनर्जी किससे मिलती है? सुनो ध्यान से, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसका मेटाबॉलिज्म होता है, जिसका चयापचय होता है, जिसका डाइजेशन होता है, उससे हमेशा एनर्जी मिलती है। ये जो तीन है ना, इन तीनों का हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, इनका चयापचय होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इंट्रोडक्शन की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। मेटाबॉलिज्म जिसका होगा उससे हमें एनर्जी मिलेगी, और इन तीनों का होता है तो तीनों एनर्जी देते हैं। मिनरल्स का हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होता, विटामिन्स का नहीं होता, पानी का नहीं होता। ये डायरेक्टली हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है इन तीनों चीजों को, इसलिए इन तीनों चीजों से एनर्जी नहीं मिलती। तो आपसे कितना ही पूछ ले, 10 ग्लास पानी में कितनी एनर्जी है, 1 मिलीग्राम विटामिन में कितनी एनर्जी है, कैल्शियम में कितनी एनर्जी है, जीरो करके आना है। अगर एनर्जी लेनी है तो ये तीन खाने हैं बेटा। अब आपको फिर पानी क्यों पीते? भैया पानी के अपने काम है, पानी के अपने काम है ना। तो अब हम बात करते हैं बेटा, क्या नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट। मैम भूख लगी है तो पानी पी लेते हैं तो भूख तो कम हो जाती है। बेटा पानी जो पीते हो वो भी पेट में जाता है, जो खाना खाते हो वो भी पेट में जाता है। तो पेट के अंदर बहुत सारा पानी जब आप पी लेते हो तो पेट भर जाता है, तो आपको थोड़ा सा ऐसा रिलैक्स महसूस हो जाता है, लेकिन एनर्जी नहीं मिलती है। अगर बेटा तुझे ऐसा लग रहा है ना हेमंत चौधरी के पानी से एनर्जी होती है, पानी से पेट भर जाता है, बेटा ये कहावत है, बस पानी से पेट भर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, 4 दिन खाना नहीं खाइए और जरा पानी पीते रहिए, देखते हैं आपको कितनी एनर्जी मिलती है। देखते हैं आप कैसे सर्वाइव करेगा आपका बॉडी, चक्कर आने लग जाएंगे बेटा। आगे बात समझ में है ना। चलिए आइए अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। कौन सा? तो नंबर ग्लूकोज क्या होता है, रुको यार सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, है ना। चलिए नंबर 1 पे, मैम जो चांद पे जाते हैं वो क्या खाते हैं? अपने साथ खाना लेके जाते हैं। गाजर का हलवा अभी शुभम जी गए थे, शुभम नाम था क्या उनका? सुभांशु शुक्ला ठीक है, वो गए थे चांद पे, ऊपर से नहीं आते मोदी जी के पास गाजर का हलवा खाया। अच्छा जो चांद पे जाते हैं ना बेटा, अंतरिक्ष में जाते हैं। सुनो, अंतरिक्ष में आप ऐसा तो है नहीं बहुत सारा खाना पैक करके और पूरा डिब्बा पैक करके ऊपर ले जा सकते हैं, सामान लगेगा। वो लेके जाते हैं एल्गीज। एल्गीज में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। अब एल्गीज क्या होते हैं आगे आपको पढ़ाएंगे हम आपको। एल्गीज लेके जाते हैं वो सबसे ज्यादा, इतना सा एल्गी खाते हैं पूरा दिन काम चला लेते हैं, है ना। आगे समझाएंगे आपको बात। चलिए सुनिए, क्या नंबर 1 पे लिखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स। इंट्रोडक्शन आपको चैप्टर का पूरा समझा दिया है मैंने, क्वेश्चंस जो इंट्रोडक्शन से बनते हैं वो सारे पढ़ा दिए हैं। अब एक नंबर पे लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स, कितनी एनर्जी देती हैं, कब देती हैं, क्या खाएं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। अच्छा बच्चों आपने एक शब्द सुना बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार लेना चाहिए। हम आपको इसी का मतलब समझाएंगे आगे चलकर, बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। कार्बोहाइड्रेट नाम से क्लियर है। सुनो, कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यही होता है पानी का फॉर्मूला। हाँ जी मैम। तो सुनो, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ हो, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो किस किस से मिलकर बना हुआ है, ऐसा कोई भी यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, उसी को आप क्या कहते हो? उसी को आप कार्बोहाइड्रेट्स कहते हो। कार्ब प्लस हाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स होते हैं, ये तत्व होते हैं। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं, जब तत्व आपस में जुड़ते हैं तो यौगिक बनाते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां से क्या बना? यहां से कार्बोहाइड्रेट बना। अब मैम किस रेशियो में होते हैं ये एलिमेंट्स? तो बेटा ये होते हैं 1:2:1 के रेशियो में। ऐसा कोई भी यौगिक जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 आ रहा है, तो बेटा उसको आप तुरंत कार्बोहाइड्रेट बोल देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब जानते हो एक नाम ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। देखो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, और अनुपात निकालोगे तो क्या निकलेगा? 1:2:1, यही तो निकलेगा। हाँ जी मैम। तो ग्लूकोज क्या हो गया? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, एक शुगर है, एक शर्करा है। बता दोगे? जी हाँ मैम। अगला सुनो, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनको हम एनर्जी कंपाउंड्स कहते हैं। आपसे पूछेगा एग्जामिनर क्या कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है? आप कहोगे यस मैम, दीज आर एनर्जी कंपाउंड्स। ये ऊर्जा देने वाले यौगिक होते हैं। अगर आपने खाया है कार्बोहाइड्रेट तो इससे हमारे बॉडी में जाकर क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कितना एनर्जी होता है मैम, तो सुनिए जरा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 से 4.5 कैलोरीज एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी होती है बच्चा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में। कुछ किताब वाले 4.1 से 4.3 डाल देते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। कुछ कार्बोहाइड्रेट में थोड़े से में ज्यादा एनर्जी होता है, किसी किसी में ज्यादा में कम एनर्जी होती है ना। आगे बात समझ में? हाँ जी।
ठीक है, चलो नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं बेटा, और कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट में क्या है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है बेटा। तो जैसे ही जिस कंपाउंड में कार्बन आता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कह देते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जी हाँ मैम। अगला पॉइंट सुनो मैम, हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या खाते हैं? क्या खाएं कि हमें लगे कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाए हैं? इसके सोर्सेस क्या हैं? इसके स्रोत क्या हैं? क्या खाते हो कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाता है? जितना भी आप अनाज खाते हो, अनाज में क्या क्या खाते हो आप मुझे बताओ? चावल खाते हो, है ना, गेहूं खाते हो, बाजरा खाते हो, मक्का खाते हो, ये सब खाते हो। तो जितना भी आप अनाज खाते हो उन सबके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब मैं अनाज में एक ही नहीं लिखूंगी, गेहूं, बाजरा, मूंग, मोट, ये सब तना, ये सब नहीं लिखने वाली। आपको समझना पड़ेगा कि भैया चने अनाज में सारे आ गए, ठीक है। जितने भी आप फ्रूट्स खाते हो, फल खाते हो, आप कौन कौन सा फ्रूट खाते हो? ऐसा कोई फ्रूट नहीं है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हाँ, किसी किसी में ज्यादा होता है, जैसे गन्ने में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है, अंगूर में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है, सहतूत में बहुत ज्यादा होता है ना। बेरीज खाते हो, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, उनमें ज्यादा होती है, ठीक है। अगला, आप जितने भी स्वीट्स खाते हो, मिठाई खाते हो, बेटा मीठा किससे बनता है? चीनी से, गुड़ से, चाशनी से, शहद से। और चीनी गुड़ किससे बनता है? शुगर से बनता है ना। नेक्स्ट, आम में तो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है, इसलिए जो लोग हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो आम खाते नहीं इतना जल्दी, ठीक है। चलो सुनो, इसके अलावा आप बताओगे जितनी भी आप ब्रेड खाते हो, अब ब्रेड का मतलब क्या होता है? गेहूं से बनी हुई ब्रेड, है ना। और जो भी आप मार्केट से ब्रेड खरीद के लेके आते हैं, ब्राउन ब्रेड, सफेद ब्रेड, उनके अंदर होता है। आप हनी खा रहे हैं, हनी का मतलब होता है शहद, शहद में कार्बोहाइड्रेट है। आप गुड़ खा रहे हैं, है ना, गुड़ को इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं। गुड़ खा रहे हैं, गुड़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। और क्या खा रहे हैं? आप खा रहे हैं बेटा कोई भी चीज जो शुगर से बनी है। किससे बनी है? शुगर से बनी है, चीनी से बनी है, उन सब में कार्बोहाइड्रेट है, उन सब में कार्बोहाइड्रेट। और लिख दो, जितनी भी आप वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना, वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जियां खाते हैं, इन सबके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अब किसमें कौन सा होता है, सारी बातें आगे करेंगे। हम यही खाते हैं एक दिन में खाने में। अरे अनाज ही खाते हो, क्या खाना खाते हो उसमें? चाहे आप चावल खा रहे हो, चाहे रोटी खा रहे हो, रोटी किसी की गेहूं की खा रहे हो, बाजरे की खा रहे हो, मक्के की खा रहे हो, रोटी खा रहे हो। अनाज खाते हो? हाँ मैम। फल खाते हो? हाँ मैम। मिठाइयां खाते हो? हाँ मैम, कभी कभार खा लेते हैं। ब्रेड वगैरह खाते हो? हाँ जी मैम। शहद या शहद से बनी हुई कोई चीज खाते हो? गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज खाते हो? चीनी की आप चाय पीते हो, चीनी की आप घर में कोई मिठाई बनती है उसमें चीनी डलती है, आप सब्जियां खाते हो? जी हाँ मैम। तो इन सब में क्या होता है? इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स है, ये खाते हैं। अरे ये सब खाते होंगे एक दिन में, और क्या खाते होंगे आप? अच्छा चलिए मैं आपको इसकी फोटो दिखाती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कि हम क्या क्या खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ये लो, ये सारी चीजें देख रहे हो, अनाज, अनाज दिख रहे होंगे आपको, आलू दिख रहे होगा, आलू में स्टार्च होता है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। ये ब्रेड दिख रही होंगी आपको सारी, है ना, ये फल फ्रूट दिख रहे होंगे, ये सारी चीजें खाना, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट खाना, शर्करा खाना। अब शर्करा बहुत सारे प्रकार की होती है, वो हम आगे पढ़ाएंगे, है ना। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। तो ये सारी चीजें खाते हैं आप कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब आइए अगली बात। अगली बात क्या है बेटा? मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी मिलेगी। जी हाँ मैम मिलेगी, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट में। अब बात आती है बेटा, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है ना, इनकी यूनिट क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की इकाई को कहा जाता है सैकेराइड यूनिट। सैकेराइड इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की इकाई को हम सैकेराइड कहते हैं। एग्जाम पूछ ले, कार्बोहाइड्रेट्स की शर्कराओं की यूनिट क्या कहलाती है? इकाई क्या कहलाती है? सैकेराइड कहलाती है। और इसी सैकेराइड यूनिट के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड यूनिट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सैकेराइड यूनिट के आधार पर शर्कराओं को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? नंबर 1 पे आता है, उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड हिंदी में सेम नाम है बेटा, मोनोसैकेराइड। लिख दो बच्चों, जब भी आप मोनो शब्द देखते हो उसका मतलब होता है एक। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल का मतलब क्या होता है? अकेला, एक, ठीक है। बोलते नहीं मैं भी सिंगल हूं, अकेला हूं, एक। ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें एक सैकेराइड यूनिट हो उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। नाम से क्लियर हो गया? दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट आता है उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। दूसरे को क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। एस लगाना तो एस लगा लो, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगो सेम नाम हिंदी में होगा, हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है। ओलिगोसैकेराइड्स, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चा एग्जाम के, एक एक करके सब पढ़ने हैं। और जो तीसरा सैकेराइड होता है या तीसरा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। बच्चों जब भी आप पॉली शब्द देखते हो उसका मतलब होता है बहुत सारा, बहुत ज्यादा, कॉम्प्लेक्स। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। आगे बात समझ में? जी हाँ मैम। अरे मैं बताऊंगी अभी कितनी एनर्जी मिलेगी, सुन तो लो अभी, रुक जाओ। कितनी एनर्जी देता है, कैसे देता है, कितना खाना चाहिए एक दिन में कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ बताएंगे, रुक जाइए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक यूनिट, सबसे छोटी इकाई सैकेराइड कहलाती है। और इसी सैकेराइड के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांट देते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। कुछ बच्चे बोलेंगे हमने तो पढ़ा डाइसैकेराइड। अरे रुको, तुम लोगों ने जितना साइंस पढ़ा है उतना मैं भूल गई, है ना। बताएंगे अभी, सुनो पहले। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है? ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक ही सैकेराइड यूनिट हो उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं हम। दूसरा, ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें एक से ज्यादा 10 से कम। अब एक से ज्यादा कितना होता है? 2। 10 से कम कितना होता है? 9। तो बेटा ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिसमें सैकेराइड यूनिट की संख्या 2 से 9 के बीच में हो, 2 से 9 के बीच में हो, उसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। एक यहां आ गया, 2 से 9 यहां आ गया। और पॉलीसैकेराइड में 10 से लेकर कहां तक कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स हो सकती हैं? अनंत तक, कितनी भी, 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब, कितनी भी हो सकती है। ऐसी कार्बोहाइड्रेट यूनिट जिनके अंदर 10 से लेकर अनंत तक कार्बोहाइड्रेट्स की इकाइयां होती हैं, सैकेराइड यूनिट होती है, उन्हें हम पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ये फिक्स है बेटा, ये चीजें फिक्स है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रही हूं, कौन सी कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है? सबसे सरल शर्करा कौन सी है? किसकी स्ट्रक्चर सबसे इजी है? बेटा जिसके अंदर एक यूनिट है, उससे ज्यादा कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो सकता है क्या? तो मोनोसैकेराइड इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये सबसे सरल शर्करा है क्योंकि एक ही सैकेराइड से बनी हुई है। और जो पॉलीसैकेराइड्स होती हैं उनके अंदर बहुत सारी यूनिट होती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। एन लगाते हैं, एन यहाँ पे, एन का एन होना चाहिए 10, 10 से अधिक, 10 से कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना ही हो सकता है। बेटा मैं आपसे पूछूं सबसे जटिल शर्करा कौन सी है? कॉम्प्लेक्स कौन होगा? इसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगी, जिसमें बहुत सारी यूनिट होंगी। तो बेटा पॉलीसैकेराइड्स को कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इन्हें कहते हैं हम सबसे जटिल शर्करा। इनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है बेटा, क्योंकि इसके अंदर सैकेराइड यूनिट बहुत ज्यादा होती है।
क्या मेरी बात समझ में आई कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का? आ गई मेरी बात समझ में? हाँ जी, आगे बात समझ में। मोनोसैकेराइड क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है? जी हाँ मैम, समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट सुनो। जब कार्बोहाइड्रेट की एक यूनिट है तो उसे मोनो बोल दिया। एक से अधिक कितनी होती है? दो। तो अगर दो होगी तो उसे डाइसैकेराइड कह देंगे बेटा, डाइसैकेराइड। तीन होंगी तो इसे ट्राइसैकेराइड कह देंगे। चार होंगी तो उसे टेट्रासैकेराइड कह देंगे, ये आपने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में। पांच होंगी तो उन्हें पेंटासैकेराइड कह देंगे, ठीक है। छह होंगी तो हेक्सासैकेराइड कह देंगे। सात होंगी तो हेप्टासैकेराइड कह देंगे। आठ होंगी तो ऑक्टासैकेराइड कह देंगे या ऑक्टसैकेराइड कह देंगे। नौ होंगी तो नॉन सैकेराइड कह देंगे। तो बच्चों सुनो, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉन, ये सब किसके टाइप है? ये सब ओलिगोसैकेराइड के टाइप्स होते हैं। ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं जिसमें 2 से लेकर 9 के बीच में सैकेराइड यूनिट्स होती हैं। अगर 2 होती हैं तो उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। अब आपने कुछ किताबों में पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार की होती हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। वो ऐसा क्यों टाइप कर देते हैं? क्योंकि हम दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा कौन सी ओलिगोसैकेराइड खाते हैं? डाइसैकेराइड खाते हैं, इसीलिए वो क्लासिफिकेशन लिख देते हैं मोनो डाई पोली। वैसे ये सही नहीं है, मोनो ओलिगो पोली होता है बेटा। ओलिगोसैकेराइड में आते हैं डाइसैकेराइड, ट्राई, टेट्रा सब, ठीक है। तो एक बच्चे ने मुझसे कहा था ना कि मैम डाइसैकेराइड कहां गया? तो बेटा डाइसैकेराइड इज द एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकेराइड। किताब वाले इसलिए लिख देते हैं क्योंकि हम दैनिक जीवन में, हम डेली लाइफ में सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जो ओलिगोसैकेराइड में आती हैं वो डाइसैकेराइड होती हैं, इसलिए वो आसान करने के लिए मोनो डाई पोली कर देते हैं। लेकिन आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए। आगे बात समझ में? जी हाँ मैम। अब देखेंगे हम मोनोसैकेराइड के एग्जांपल, फिर हम देखेंगे ओलिगोसैकेराइड के एग्जांपल, फिर हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल। एग्जांपल्स आर मेन एग्जाम में यही आते हैं, ठीक है। तो आइए जरा एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे लिखिए मोनोसैकेराइड। अरे बताएंगे कैसे जुड़ती हैं ये सैकेराइड्स आपस में? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ती हैं। आप पेशेंस रखो। तो जो आपको क्या लगता है, आपने कोई क्वेश्चन सुना है और वो आपकी मैम को नहीं पता होगा? कैसे नहीं पता होगा यार? चिंता मत करो, जितना तुम्हें आता है, जितना तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं ना, मुझे अच्छे से पता है क्या आ सकते हैं, सब बताऊंगी। लेकिन थोड़ा रुको। मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर सैकेराइड यूनिट की संख्या सिर्फ एक है, इसीलिए ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होती है, ये सबसे सरल शर्करा होती है। एग्जांपल्स में 5 एग्जांपल लिखूंगी, पांचों के पांचों एग्जाम में आते हैं। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1। अच्छा सुनो, मोनोसैकेराइड्स की जब बात करते हैं हम, तो सबसे पहला एग्जांपल आता है यहाँ पर ग्लूकोज। हाँ मैम, बहुत बार सुना है ग्लूकोज के बारे में, है ना। ग्लूकोज पहला एग्जांपल आता है ग्लूकोज। सबसे ज्यादा ग्लूकोज, देखो एक शब्द होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब होता है जो मदर नेचर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो हम लोगों ने बनाया, जो इंसानों ने लैब में बनाया है। बच्चों ग्लूकोज एक नेचुरल कार्बोहाइड्रेट होती है। नेचुरल का मतलब होता है प्रकृति ने दिया है हमें, मदर नेचर ने, मां प्रकृति ने दिया है हमें, है ना। और कौन सा? तो सुनिए सुनिए, ग्लूकोज किसमें होता है? इसे कहा जाता है ग्रेप शुगर। बच्चा सबसे ज्यादा अंगूर में पाई जाती है, अंगूर वाली शर्करा कहते हैं इसे, अंगूर शर्करा के नाम से बहुत फेमस है ये, ठीक है। उसके बाद ये पाई जाती है जूसेस में। जूस जितना भी आप एक जूस की दुकान पे जाकर बोलते हो ना, किस किस का जूस बोलते हो आप बोलते हो गन्ने का जूस पिला दो, मौसमी का जूस पिला दो, है ना, और किस किस का जूस, चुकंदर का जूस पिला दो, गाजर का पिला दो। इन सब में, इन सारे जूसेस के अंदर क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। और ये पाया जाता है फ्रूट्स में। फ्रूट्स का मतलब होता है फलों में, जितने भी आप फल खाते हैं उनमें पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। आपने सुना अंगूर से शराब बनती है? हाँ, कैसे बनती है आगे पढ़ाएंगे आपको। तो अंगूर में जो ग्लूकोज होता है वही ग्लूकोज इथेनोइक एसिड या इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और इथेनॉल से ही शराब बनती है। इथेनॉल को ही पीने वाली शराब कहते हैं, ठीक है। आगे बताएंगे आपको कैसे बनता है ना, लेकिन ये नहीं घर में बनाने बैठ जाओ तुम, ठीक है। तो अंगूर वाली शर्करा पूछे, जूस वाली पूछे, फलों में कौन सी होती है, तो आप क्या बताओगे? ग्लूकोज पाया जाता है। अब अगला सुनो मेरी बात, यही ग्लूकोज हमारे खून में होता है, तो ये फेमस है ब्लड शुगर के नाम से। ब्लड शुगर को बोलते हैं रक्त शर्करा या खून वाली शर्करा। अरे मैम हमने सुना है अगर किसी का ब्लड में शुगर बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं उसे डायबिटीज हो गया। हाँ, जब इसी ग्लूकोज की मात्रा हमारे खून में बढ़ जाती है तो उसी को हम शुगर की बीमारी या डायबिटीज कह देते हैं। तो एग्जाम में पूछता है हमारे खून में कौन सी शुगर पाई जाती है? हमारे खून में ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। अंगूर खाते हैं तो उसमें क्या है, जूस में क्या है, फलों में क्या है और हमारे खून में, ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं बच्चा। ये ग्रेप शुगर के नाम से इसलिए फेमस है, अंगूर में सबसे ज्यादा होता है ना। किसी किसी में ज्यादा होती है कोई कार्बोहाइड्रेट, किसी किसी में कम होती है, ठीक है। शुगर कितनी होनी चाहिए सब आगे पढ़ाएंगे, अभी रुक जाओ, है ना। चलो, अंगूर से शराब बनता है, कड़वा कैसे लगता है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कड़वा कैसे लगता है? कड़वा है तभी तो शराब है, मीठा है तो अंगूर है बेटा, है ना। चलो सुनो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, बता दोगे? हाँ जी मैम। अब दूसरा एग्जांपल करेंगे मोनोसैकेराइड का। दूसरा जो एग्जांपल होता है मोनोसैकेराइड का वो होता है बच्चों फ्रक्टोज। नंबर 2 पे आता है, इसको बोलते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, एक बात याद रखना, फ्रक्टोज को कहा जाता है शुगर केन शुगर। क्यों कहा जाता है? शुगर केन का मतलब क्या होता है? गन्ना। ये गन्ने में सबसे ज्यादा होता है। अब ऐसा तो कोई भाई बंधु नहीं है जो गन्ना ही ना जानता हो। इसे गन्ने वाली शर्करा कहते हैं बेटा, गन्ने में सबसे ज्यादा होता है, उसे क्या कहा जाता है? फ्रक्टोज। और आपको मैं बता दूं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, इनमें सबसे ज्यादा मीठा फ्रक्टोज होता है। तो लिख दो फ्रक्टोज का दूसरा पॉइंट, इट इज द नेचुरल स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो हमें नेचर से मिली है। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को आम भाषा में क्या बोलते हैं? शुगर। तो इट इज द नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर। यह है प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा है। इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको स्टार कर लेना। स्टार का मतलब होता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह है प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा होती है। ये ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे मीठा लगेगा आपको खाने में, सबसे मीठी शर्करा है। अब मैम आर्टिफिशियल शुगर भी होती है क्या? जी हाँ मैम, ऐसी शुगर जो हमने लैब में बनानी इंसानों ने, उसे आर्टिफिशियल शुगर कह दिया हमने। और आपने बीच में सुना था ना कोका कोला से कैंसर हो रहा है क्योंकि कोका कोला में एक आर्टिफिशियल शुगर डलती है, एस्पार्टेम नाम की। तो मैं इस आगे हालांकि बताऊंगी आपको, सारी चीजें पढ़ाऊंगी, लेकिन फिलहाल आप इतना सुन लो कि 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, एक नेचर से मिलती है, एक हम खुद बनाते हैं लैब में। अब जो चीज नेचर से मिलती है हमेशा वो फायदेमंद होती है बेटा, और जो इंसान तोड़ फोड़ करके बनाते हैं वो हमेशा नुकसानदायक होती है बेटा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो फ्रक्टोज इज द नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर। फ्रक्टोज जो होती है वो नेचुरल सबसे मीठी शर्करा होती है। बता दोगे? गन्ने में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो गन्ने वाली शर्करा के नाम से पूछे तो फ्रक्टोज करके आना। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है मैम? दोनों का फॉर्मूला सेम है? हाँ जी मैम।
चलिए तीसरा एग्जांपल लिखवा रही हूं मैं मोनोसैकेराइड का, वो है गैलेक्टोज। हाँ मैम, इसके बारे में नहीं सुना, कोई बात नहीं। गैलेक्टोज, तीसरा एग्जांपल क्या है? गैलेक्टोज। आपको लिखना है गैलेक्टोज पाया जाता है दूध में। ये किस में? दूध में पाया जाता है। अब आप में से कुछ होशियार बालक आएंगे, वो कहेंगे हमने तो पढ़ा दूध में लैक्टोज होता है। अरे कोई बात नहीं, मैम सब बताएंगे, अभी फिलहाल लिख लो। ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी पे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको? हाँ जी, डेयरी से दूध लाते हो, पनीर लाते हो, घी लाते हो, छाछ लाते हो, मक्खन लाते हो, चीज लाते हो, इन सबके अंदर गैलेक्टोज होता है। और मैं आपको बता दूं गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है बेटा। तीनों का फॉर्मूला सेम। जी हाँ, अब नोट डालकर एक पॉइंट लिखो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ALP CBT 1 के एग्जाम में। सुनिए जरा, इस स्लाइड से आपको याद रखना है कि जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इन तीनों का फॉर्मूला सेम होता है बेटा, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। और केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला सेम हो, अरे ध्यान से सुन लेना, जिनका फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, एक जैसा हो, लेकिन जब आप उनकी स्ट्रक्चर पढ़ते हो, उनकी संरचना पढ़ते हो, है ना, तो बेटा वो अलग अलग होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या हो? जिनकी डिफरेंट हो। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? अलग अलग हो। तो ऐसे यौगिक जिनका फॉर्मूला सेम हो लेकिन जिसकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो, इन कंपाउंड्स को हम केमिस्ट्री में एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? आइसोमर्स। किसका नाम देते हैं? आइसोमर्स। हिंदी में बोलते हैं समावयवी। समावयवी। अब देखो एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन पूछा। एग्जामिनर ने पूछा ग्लूकोज का आइसोमर कौन है? वहां पे ऑप्शन देखो क्या क्या थे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। तो बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला किसके जैसा है? फ्रक्टोज के जैसा। तो ऑप्शन क्या सही करके आते? फ्रक्टोज करके आते, है ना। तो बच्चा ऐसे यौगिक जिनका फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, उनको आइसोमर्स कहते हैं, इनको समावयवी कहते हैं। इसका मतलब मैम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इन तीनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब इनकी स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वो अलग अलग है। आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर नहीं होती है, वो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में बता दोगे? जी हाँ मैम। अब आइए, तीन एग्जांपल तो ये हो गए किसके? मोनोसैकेराइड के। चौथा एग्जांपल मोनोसैकेराइड का मैं आपको बताती हूं, इसे कहते हैं राइबोज। राइबोज, राइबोज भी एक शुगर होती है, राइबोज भी एक कार्बोहाइड्रेट होती है बेटा। ये किस में पाई जाती है? ये आरएनए में पाई जाती है। अब ये आरएनए क्या होता है, कहां होता है, ये बात आगे की है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, सब कुछ डिटेल पढ़ेंगे, अभी लिख के छोड़ देना, है ना। ठीक है, हाँ टेक्नीशियन के फॉर्म भरना शुरू हो गए बेटा। नेक्स्ट 5 नंबर जो मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है, इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। क्या बोलते हैं बेटा? डीऑक्सीराइबोज। हिंदी में सेम नाम है, डीऑक्सीराइबोज। क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोज। और ये किस में पाया जाता है? ये डीएनए में पाया जाता है। तो मैंने आज आपको 5 कार्बोहाइड्रेट करवा दी, कौन कौन सी? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। ये पांचों के पांचों आप क्या बताओगे बेटा? पांचों की पांचों कैसी कार्बोहाइड्रेट्स होती है? मोनोसैकेराइड होती है। ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है बेटा, इससे सिंपल कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। अब आपसे पूछेगा ग्लूकोज किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज कैसी है, गैलेक्टोज कैसी है, राइबोज कैसी है, डीऑक्सीराइबोज कैसी है। राइबोज किसमें पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज किसमें पाया जाता है? डीएनए आरएनए अलग से चैप्टर बाद में पढ़ाएंगे, अभी नहीं। ठीक है, आपसे पूछेगा अंगूर के अंदर कौन सी होती है, जूसेस में कौन सी होती है, फलों में कौन सी होती है, अब चीनी में कौन सी होती है, गुड़ में कौन सी होती है, रुको उसके लिए कल की क्लास है। आपसे पूछेगा फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज होती है। और दूध में गैलेक्टोज होता है कि नहीं होता है? जी हाँ मैम होता है। ठीक है, अब ओलिगोसैकेराइड में जो डाइसैकेराइड्स होती हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, बस आज की क्लास में इतना है। अब बताइए, अब बताओ कोई भी डाउट, अब बताओ कोई भी डाउट। मैम चलने दो बेटा, मेरी तो दूसरी क्लासेस होती है ना, कैसे चलने दे। कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ सकते हो, पूछिए जरा कोई डाउट हो किसी का भी। अब तुम लोग डाउट में ये सब मत बोलना फिजिक्स की क्लास नहीं हो रही है, केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही है, कोई डाउट नहीं होता। डाउट का मतलब है जो चैप्टर में पढ़ाया है उसका डाउट पूछो बेटा, उसका डाउट पूछो, जल्दी पूछो। हाँ मैम बैकलॉग बहुत हो गया क्लासेस बेटा, पढ़ो और क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है। हिमांशु हो चुकी है बेटा ऑलरेडी अपलोड, आप जाके देखिए। शराब कैसे बनती है, रुकिए बेटा आगे पढ़ाएंगे। राजा कश्यप कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा, इंट्रोडक्शन की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मैम सब्जी में क्या कह रहे हैं, मिर्ची में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, मिर्ची सब्जी, सब्जी में कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा। हाँ कैसे बातें करते हो। ऑलिगोसैकेराइड कॉम्प्लेक्स होती है क्या, मोनोसैकेराइड से अलग स्ट्रक्चर होती है, उनकी पॉली से कम होती है। ठीक है चलो, और कोई आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है। अनुपात कैसे निकालें, मैथ्स पढ़ो ना अनुपात निकालने के लिए। हट हाँ बेटा, अनुपात निकालने के लिए मैथ्स पढ़ो, मैथ्स की टीचर हो गया, अनुपात निकालना सिखाओ। मैम फास्ट फूड खाने से न्यूट्रिशन मिलता है बेटा। देखो न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक अच्छे एक खराब। थोड़ा पेशेंस रखो, आगे पढ़ाएंगे अच्छा क्या होता है खराब क्या होता है। ओके मैम, एक किडनी का प्राइस कितना है बेटा? मैम को बेचनी नहीं है तो मैडम से क्यों प्राइस पूछ रहे हो हैं। चलो अब आप लोगों के फालतू के डाउट है। एक किडनी कितने में तुम्हें खरीदनी है क्या बेटा?